हाल ही में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई नेपाल में। एक येटी एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश किया जिसमें तकरीबन 70 लोगों की मृत्यु हुई। आप जानते हैं ये पहला ऐसा केस नहीं है। नेपाल में बार बार इस तरह की स्टोरीज आती रहती है, खबर आते रहते हैं। थोड़े पिछले साल भी ऐसा ही एक एयरलाइन डिजास्टर हुआ था। तो मूल क्वेश्चन ये होता है कि नेपाल में इतने एयरप्लेन क्यों क्रैश करते हैं और इतने लोगों की डेथ क्यों होती है। उसका एक कारण माउंटेनस टेरेन है, मगर उससे पहले हम देख लें कि रिकॉर्ड अभी तक क्या है। ईयर 2000 विच मीन्स तकरीबन 22 साल के अंदर 2000 से 2022 2023 तक का अगर हम टाइम पीरियड देखें, असेस करें तो 350 लोगों की तकरीबन मृत्यु हो चुकी है नेपाल के एयरलाइन के क्रैशेस में। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो अब हम एग्जामिन करते हैं इसके बैकग्राउंड में कि इतना डेटा के बैकग्राउंड में 300-350 लोगों की डेथ हो चुकी है नेपाल के एयरक्राफ्ट और एयरलाइन की वजह से। तो क्या कारण है इसमें? सबसे पहला मूल कारण ये लगता है कि नेपाल हालांकि एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत पिक्चरस्क है, माउंटेनस है, पहाड़ियाँ हैं और बहुत लोग जाते हैं, मगर यही उसके लिए एक कर्स भी इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो टिपोग्राफी है, जो इतने सारे माउंटेनस रेंज हैं, वो डिफ़िकल्ट बना देते हैं एविएशन सेक्टर के लिए या वहाँ पे एयरलाइंस के लिए उड़ने के लिए बहुत ही डेंजरस टेरेन है। आप जानते हैं कि जो 14, अगर हम टोटल देखें पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है, उनमें से 14 में से 8 पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट नेपाल में हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतनी हाई पीक्स है, उनके बीच में फ्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दूसरी बात यह है कि जब इतना माउंटेनस एरिया हो किसी जगह का, तो वहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं उसके बारे में हमें पता नहीं चलता और वो बहुत जल्दी टर्बुलेंस कभी आ जाती है, क्लाउडी वेदर जल्दी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब माउंटेनस एरिया पूरा हो तो बीच में वैलीज है, वहाँ पे लैंडिंग स्पेस बनानी पड़ती है। मगर जो माउंटेनस हिली एरियाज हैं, वहाँ के जो एयर स्ट्रिप्स हैं, रनवेज हैं, उनको शॉर्टर बनवाना पड़ता है, मतलब कि और साइज में उनको छोटा बनाना पड़ता है। जब जैसे कि आप देखेंगे हमारे देश में कोई भी आप मेजर सिटी में जाइए तो इतने लंबे लंबे रनवे होते हैं, तो एयरलाइन को लैंड करने के लिए काफ़ी स्पेस और स्पीड कंट्रोल करने के लिए टाइम मिलता है। मगर नेपाल में एयर स्ट्रिप और जो रनवेज हैं वो छोटे हैं, इसीलिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे लैंडिंग करना। हालांकि वहाँ पे ज़्यादातर इसलिए जो प्लेन्स हैं वो टर्बो पावर्ड होते हैं और बड़े बड़े जेट नहीं होते जिनमें हमें आदत है ट्रैवल करने की। मगर क्योंकि टर्बो पावर्ड छोटे प्लेन ही चलाने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे रनवे होते हैं और माउंटेनस टेरेन है, इसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि टर्बो पावर्ड प्लेन्स की इतनी सेफ्टी स्टर्डीनेस नहीं होती जितनी एक बड़े जेट एयरलाइन की होती है। तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक सब चीज़ें लिंक्ड है कि पहले माउंटेनस रीजन होना, फिर वेदर कंडीशंस कम होना और उसकी वजह से रनवे का छोटा होना और उसके वजह से छोटे प्लेन जो बहुत सिक्योर या सेफ नहीं है उनका चलाना। ये 4 रीजंस जो हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में आते हैं। यही इसी तरह का प्लेन जो अभी येती एयरलाइन का क्रैश हुआ जिसमें तकरीबन 70 लोगों की मृत्यु हुई, वो भी ATR 72 का एक प्लेन था। ये जो प्लेन होते ATR 72, ATR 74, इस तरह के जो प्लेन होते हैं वो भी टर्बो पावर्ड होते हैं और इनकी नॉर्मली पैसेंजर कैपेसिटी जो होती है वो 44 से लेके 78 के बीच में कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स की। तो इतने रेंज के लोगों को ये लेके फ्लाई करते हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली जो है वो फ्रांस और इटली के एक जॉइंट वेंचर से होता है। वो इस तरह के प्लेन इन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं और जो इस टाइम जो प्लेन फ्लाई कर रहा था और जिसका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ इंडियंस भी थे, वो उसकी जो लाइफ एज थी वो तकरीबन 15 साल ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये एक जानकारी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मैं आपको दे रही थी। मगर अगर ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री वहाँ पे देखी जाए तो वहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मांगने की 1919 से एक दौर शुरू हुआ था। 1990s में दौर शुरू हुआ था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे बुलाने के लिए, और वहाँ पे कई
छोटे एयरलाइन प्रोलिफिकली बढ़े, एक बड़ी तेज़ी से नंबर उनका बढ़ा। अबाउट 20 एयरलाइंस ऑलरेडी नेपाल में ऑपरेट करते हैं जो डोमेस्टिक कैरियर्स है। मैं एक बार दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, तकरीबन 20 एयरलाइन ऐसे हैं जो वहाँ पे फ्लाई करते हैं। उसके अलावा 9 एयरलाइन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं और जो नेपाल में लैंड करते हैं। तो अबाउट 29 एयरलाइंस हैं। मगर क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जितने टूरिस्ट और एयरलाइंस हैं? शायद नहीं। वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है और क्योंकि 20 कैरियर्स है तो आपस में इतना कंपटीशन रहता है कि वो सोचते हैं कि टिकट कम रखें। फेयर कंपटीशन जिसे बोलते हैं, FARE, वो वाला कंपटीशन इतना होता है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी जो है पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्योंकि आप टिकट कम रखना चाहते हो तो आप सोचते हो कि चलो एक बार और फ्लाई कर दिया जाए या प्लेन की जो लाइफ स्पैन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नेपाल की जो एविएशन इंडस्ट्री है कभी कभी कर लेती है। हालांकि 1960 में नेपाल की जो एयरलाइंस थी और नेपाल एज अ कंट्री, उन्होंने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस का ICAO, मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तब से वो मेंबर है। मगर उसको कहा गया था कि आपका एयरलाइन और एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ये बार बार बोला गया था। इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी नेपाल को बैन लिस्ट पे डाल दिया था, मतलब कि वो नेपाली एयरलाइंस को वहाँ पे लैंड करने नहीं देते। उनके साथ उनका फ्लाइंग अग्रीमेंट नहीं है यूरोपियन यूनियन का सेफ्टी रेगुलेशंस को लेके। हालांकि ICAO ने ये एक्नॉलेज किया है कि नेपाल की एयरलाइन इंडस्ट्री ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और 2018 में ये कहा भी गया था कि ये मेजर्स लिए गए हैं, मगर फिर भी उसे बैन लिस्ट से नहीं हटाया गया और यूरोपियन यूनियन अभी भी नेपाली एयरलाइंस को वेलकम नहीं करता।